गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले दिन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइट में टाइप में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ particles of the dispersed phase और ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज में हमने आपको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइट और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइट के बारे में बताया था। और आज हम बात करेंगे एसोसिएटेड कोलाइट यानी मिशेल्स के बारे में। ये एसोसिएटेड कोलाइट या मिशेल्स क्या होते हैं? एसोसिएटेड कोलाइट जिसे आप मिशेल कहते हैं, मिशेल्स। देखो बेटे, क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस वही डिस्पर्स फेज, वही डिस्पर्जन मीडियम, और जो सॉल्यूशन आपने बनाया वो सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड के तरह से व्यवहार कर रहा है, अर्थात फिल्टर पेपर से इस पार से उस पार गुजर जा रहा है। क्रिस्टलॉइड की डेफिनेशन मैंने आपको इसीलिए बता दिया था इन बिगिनिंग। थॉमस ग्राम की जो क्लासिफिकेशन थी, all those substances whom solution passes through filter paper are called as crystalloid, and all those substances whom solutions are unable to pass through from one side to another side through filter paper are called as कोलाइड्स। तो एक ही सब्सटेंस जबकि डिस्पर्स्ड फेज वही हो और डिस्पर्जन मीडियम भी वही हो, और वो सब्सटेंस जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो दोनों तरह से व्यवहार करे, क्रिस्टलॉइड की तरह से और कोलाइड की तरह से। Due to change in few factors, external factors, आप सभी ने देखा होगा पानी में हम शुगर मिला देते हैं, वाटर प्लस शुगर इज इक्वल टू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अब ये पानी और चीनी सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, पानी और चीनी का घोल फिल्टर पेपर से छानेंगे, क्या होगा? छन जाएगा। क्या हर परिस्थिति में छन जाएगा? अगर हम उस चीनी पानी के घोल को गर्म करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी की मात्रा उड़ जाएगी और बनके क्या तैयार हो जाएगा? हैं? तेज बोलिए। चाशनी बन जाएगा। भैया आपने देखा होगा ना, तो इस प्रकार से वो चाशनी बन जाएगा। तब इस पार से उस पार, तब वो गोंद की तरह व्यवहार करेगा ना। कोलाइड्स, कोला मीन्स गोंद, आइड माने लाइक, गोंद की तरह, यानी कोलाइड्स की तरह व्यवहार करेगा। और जब आप कंसंट्रेशन की बात करिए, क्या आप एक कटोरी चीनी लीजिए और
एक कटोरी नहीं लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, पूरा भरिए नहीं, और उसमें पानी ले लीजिए, एकदम गाढ़ा सा बन जाए सोल्यूशन। उसके बाद छानिए तो छनेगा, तब भी नहीं छनेगा। तो ये खास बात यह है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कोलाइड को कोलाइडल बिहेवियर में, कोलाइडल फॉर्म में बदलने के लिए, वो फैक्टर हम टीके के द्वारा व्यक्त करते हैं। टीके का मतलब होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। और वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर कोई भी कोलाइडल बिहेवियर एक्सप्रेस करता है, उस कंसंट्रेशन को हम CMC कहते हैं। CMC क्रिटिकल मिजिल कंसंट्रेशन। ये टर्म आपको याद रखना चाहिए। CMC का क्या मतलब होता है, टीके का क्या मतलब होता है। तो नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। उसे कंसेप्ट समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगली बात बताएंगे हम आपको, मैकेनिज्म ऑफ मिजिल फॉर्मेशन। मिजिल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या है, ये आपको बताएंगे। ये हम रिमूव कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिजिल फॉर्मेशन। देखिए बेटा, ये मिजिल फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। साबुन से जो हम कपड़ों की गंदगी दूर करते हैं, वो मिजिल फॉर्मेशन के द्वारा ही होता है। साबुन का फार्मूला आप जानते हैं, ये C17H35 COONA, ये होता है सोप। ये जो C17H35 COONA को आप सोप कहते हैं, ये इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 और ये लिखते चले जाते हैं आप 17 कार्बनों को बार बार। ये लीजिए एक साथ ही लिख देते हैं, देखिए 4 हमने नीचे इधर लिख दिया, CH2 का होल 14, तो 14 और 4 ज्यादा हो गया 12। 11 यहाँ लिख दीजिए, तो 11 और 4 15, और फिर अब इधर देखिए 16 के बाद ये 17वां कार्बन हो जाएगा। 17 कार्बन यहाँ के देखिए 1 2 3 4, और के बाद 11 ऐसे इकट्ठा कर दिया हमने, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक। और
और 17 के बाद ये COO माइनस ये आपका ये Na प्लस ये COO माइनस जो है ये लायोफिलिक इन नेचर है। और यहां से ये जो लंबी टेल है, लार्ज टेल, ये लायोफोबिक इन नेचर है। ये लायोफोबिक है और ये लायोफिलिक है। कोई परेशानी? तो लायोफोबिक ये जो लायोफिलिक पार्ट है, जैसे सपोज कर लीजिए ये है डर्ट, ये ग्रीस लगा हुआ है आपके कपड़े का, कपड़ा है ग्रीस लगा हुआ है, ये ग्रीस है, कपड़े में गंदगी के रूप में ग्रीस ही नहीं कोई गंदगी हो सकती है। तो ये जो लार्ज टेल है, ये लार्ज टेल ये COO माइनस ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये कार्बन है, हर जगह CH2 या CH3 लिखा हुआ है। और बाकी सेट करके आप समझ लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा कितने कार्बन हो। ठीक, ये यहाँ आ करके इस ग्रीस से ये लायोफिलिक है नेचर में, समझ में आया बेटा? इसके साथ में ये मिजिल फॉर्म करते हैं और वहां वेट बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। और जब इस पर आप थोड़ा चोट मारते हैं तो ये इसको पूरे को लेकर अलग हो जाता है। इन्हीं के साथ साथ में गंदगी भी चली जाती है जो उस कपड़े पर बैठी हुई थी। कोई परेशानी? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इसी प्रकार से होता है। सोप के बाद आपने डिटर्जेंट पढ़ रखा है, हालांकि डिटर्जेंट के बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके होंगे। डिटर्जेंट का फार्मूला क्या होता है बताइए? C12H25 OSO3 Na, ये डिटर्जेंट है। शॉर्ट में आप SO4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये साफ कर दें नीचे। यहाँ शर्ट में भी हम से इकट्ठे ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसी को आप लिख सकते हैं R C12H25 SO4Na। हालांकि ये गलत तरीका है, फार्मूला यही होता है। इसका नाम सोडियम लारिल सल्फेट है, सोडियम लारिल सल्फेट। जिसको हम जनरल बोलचाल में डिटर्जेंट बोलते हैं। तो ये सोडियम लारिल सल्फेट या डिटर्जेंट में भी वही कंडीशन होती है कि ये जो C12H25 और SO4 माइनस ये Na+ बाहर निकल जाता है इन द कंटैक्ट ऑफ वाटर, और ये SO4 माइनस ये लायोफिलिक पार्ट होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जब COO माइनस की जगह पर SO4 माइनस लिख देते हैं तो डिटर्जेंट की क्लीनिंग एक्शन हो जाती है, और ये C12H25 कर देते हैं, SO4 माइनस।
इस प्रकार से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ये एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस प्रकार से मिशिल का फॉर्मेशन होता है और मिशिल फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और किस प्रकार से क्लीनिंग एक्शन सोप की और डिटर्जेंट की होती है, एक्सप्रेस होती है, पूरी मैकेनिज्म क्लियर हो गई होगी। ये अगली हेडिंग है आपकी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना काफी है, इतना दोहराइए और अगले दिन फिर मिलते हैं, फिर पढ़ाएंगे आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके, तो आज यहीं पे स्टार्ट करते हैं और अगले दिन फिर से मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।